शहर की शाम आज कुछ ज़्यादा ही स्याह थी। आसमान में छाए काले बादलों ने दिन ढलने से पहले ही शहर को एक गहरे, खौफनाक अंधेरे में लपेट लिया था। बिजली की कड़कड़ाती गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश ने सड़कों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया था। उस वीरान और सुनसान इलाके में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पुरानी फैक्ट्रियों के खंडर और टूटी-फूटी इमारतें खड़ी थीं, हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। उसी इलाके में सड़क के किनारे एक हाथ में छतरी थामे और दूसरे हाथ में अपनी फाइलों को सीने से चिपकाए वह तेज कदमों से बढ़ रही थी। बारिश की तेज बौछारें हवा की झोंकों के साथ उसकी छतरी के नीचे तक पहुंच रही थीं। उसकी सफ़ेद कॉटन कुर्ती का निचला हिस्सा भीगकर उसके शरीर से चिपक चुका था। चेहरे पर बिखरी भीगी लटें, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जो उसकी लंबी पलकों से टपक रही थीं, और उसकी गहरी कजरारी आंखों से उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। नायरा की खूबसूरती में एक ऐसा सम्मोहन था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला दे, लेकिन उस खूबसूरती से कई ज़्यादा सरदार था उसका स्वाभिमान और उसकी निडरता। इस समय कोई भी लड़की इस वक्त उस वीरान रास्ते पर अकेले चलने से कांप उठती, मगर नायरा के चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई 3 काली एसयूवी गाड़ियों की गड़गड़ाहट गूंजी। गाड़ियों के टायरों ने गीली सड़क पर जोर से ब्रेक लगाए और ठीक नायरा से कुछ ही दूरी पर एक घेरा सा बना लिया। पानी की मोटी फुहारें उड़कर सड़क के किनारों पर गिरीं। गाड़ियों के हेडलैम्प्स की तेज़, अंधी कर देने वाली रोशनी सीधे नायरा के चेहरे पर पड़ी। नायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने कदम रोक लिए। उसके माथे पर सिकन उभरी, मगर कदम पीछे नहीं हटे। तभी झटके से बीच वाली मर्सिडीज का भारी दरवाज़ा खुला। गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप सकती थी। 6 फीट 2 इंच का फौलादी कद, चौड़ा और मजबूत सीना, चेहरे पर दाढ़ी की सदी हुई हल्की लकीरें और गहरी सुलगती हुई आँखें। वह था आर्यन प्रताप चौहान, शहर का वो बेताज बादशाह जिसके नाम से कानून की फाइलें बंद हो जाती थीं और जिसके एक इशारे पर जिंदगियां तय होती थीं। आर्यन ने बारिश की परवाह किए बिना अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे अपने बूट के नीचे कुचल दिया। उसकी काली सिल्क की शर्ट बारिश की बूंदों से भीगकर उसके गठीले बदन पर चिपकने लगी थी। वो गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ आई था कि अचानक उसकी नज़र जैसे ही सामने खड़ी नायरा पर पड़ी, उसके अंदर कुछ थम सा गया। आर्यन, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खून, बारूद और खौफ देखा था, जिसने कभी किसी चीज़ को चाहने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि वह हर चीज़ को छीन लेने की ताकत रखता था, आज उस मासूम भीगी हुई लड़की की आंखों में देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। नायरा की सुराहीदार गर्दन से फिसलती बारिश की बूंदें, उसकी कांपती ठुड्डी और उसकी आंखों में चलती स्वाभिमान की लौ ने आर्यन के सीने में एक अजीब सी आग भड़का दी। वह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, वह एक खूंखार, बेकाबू जुनून था जो पहली ही नज़र में उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया। भाई, मौसम अब काफ़ी साफ है, चलिए। पीछे से उसके खास आदमी देवा ने छाता तानते हुए धीमी आवाज़ में कहा। आर्यन ने हाथ के इशारे से देवा को पीछे हटने का हुक्म दिया। उसकी आंखें नायरा के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटीं। वह अपनी भारी, खामोश और शिकारी चाल से चलता हुआ सीधे नायरा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इतना करीब कि नायरा को उसकी महंगी सिगार और मर्दाना परफ्यूम की तेज़ खुशबू साफ महसूस होने लगी। नायरा ने अपनी नज़रें उठाईं। सामने खड़े उस सख्त चेहरे वाले शख्स की आंखों में जो भूख और अधिकार का भाव था, उसने नायरा के स्वाभिमान को झकझोर दिया। आप कौन हैं? हटिए, रास्ता छोड़िए मेरा। नायरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद सख्त और ठंडे लहजे में कहा। आर्यन के होंठों पर एक खतरनाक, सर्द मुस्कान उभर आई। उसकी गहरी, भारी आवाज़ बारिश के शोर को चीरती हुई निकली। आज तक इस पूरे शहर में किसी की इतनी औकात नहीं हुई कि वो आर्यन प्रताप चौहान से नज़रें मिलाकर बात कर सके, और तुम मुझे रास्ता छोड़ने का हुक्म दे रही हो।
हुक्म गुलामों को दिया जाता है और रास्ता बदतमीज़ों से खाली कराया जाता है। नायरा की आवाज़ में जरा भी कंपन नहीं था। मुझे देर हो रही है, अपनी ये गाड़ियाँ और अपनी ये घटिया अकड़ यहाँ से हटाइए। आर्यन की आंखें और ज़्यादा गहरी और काली हो गईं। उसकी रगों में दौड़ता खून तेज़ी से खौलने लगा। किसी लड़की की इतनी हिम्मत कि वो इससे इस तरह बात करे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसके सामने नज़र उठा सके। लेकिन नायरा की इस बेबाकी ने आर्यन के अंदर के दानव को और ज़्यादा भड़का दिया। नायरा ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर बढ़ाए, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से अपनी सख्त हथेली में नायरा की नाजुक गोरी कलाई को दबोच लिया। नायरा के मुंह से दर्द की एक हल्की सी सिसकी निकली। आर्यन प्रताप चौहान के सामने कोई अपनी मर्जी से आंखें नहीं उठा सकता जान। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद धीमे, फुसफुसाते लेकिन रूह कपा देने वाले अंदाज में कहा, और तुम तो मुझे लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रही हो। खैर छोड़ो, लेकिन तुम्हारी ये अदाएं और तुम मुझे बहुत पसंद हो, और जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए वो फिर किसी और की नहीं हो सकती। आर्यन की उंगलियों की पकड़ नायरा की नाजुक कलाई पर इतनी सख्त थी कि उसकी कलाई में बंधी हुई घड़ी उसकी नाजुक त्वचा में धंसने लगी और उसकी त्वचा पर गहरे लाल निशान उभरने लगे। नायरा का खून खौल उठा। उसने आज तक कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था और यह दरिंदा सरेआम उसके वजूद को ललकार रहा था। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी पूरी ताकत समेटी और अपना दूसरा हाथ हवा में लहराया। चटाक, सन्नाटे और बारिश की गड़गड़ाहट के बीच एक जोरदार थप्पड़ की गूंज चारों तरफ फैल गई। पीछे खड़े आर्यन के हथियारबंद आदमियों की सांसें जहाँ की तहाँ थम गईं। गाड़ियों की लाइटों के सामने मानो वक्त का पहिया रुक गया। देवा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ खुद ब खुद कमर पर लगी गन की तरफ चले गए। शहर के उस खूंखार डॉन पर हाथ उठाने का मतलब था मौत को सीधा न्योता देना। आर्यन का चेहरा एक तरफ घूम गया था। उसके गाल पर नायरा की नाजुक उंगलियों के लाल निशान साफ उभर आए थे। कुछ पलों तक सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज़ आती रही। देवा ने पिस्तौल निकालते हुए आगे बढ़ना चाहा। भाई रुक जाओ। आर्यन की गरजती आवाज़ ने सबको अपनी जगह पर पत्थर बना दिया। आर्यन ने बेहद आहिस्ता से अपनी उंगलियों से अपने उस गाल को छुआ जहाँ थप्पड़ पड़ा था। फिर उसने अपनी जीभ से अपने ओंठ के किनारे पर आए खून के हल्के से कतरे को चखा। वह गुस्से से चिल्लाया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक खूंखार पागलपन भरी हंसी फैल गई। वह धीमे धीमे हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। वह धीरे से मुड़ा और नायरा के चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी गर्म सुलगती हुई सांसें नायरा के भीगे चेहरे से टकराने लगी। थप्पड़, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में अब केवल जुनून नहीं, एक खौफनाक सनक थी। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और तुमने सीधे मेरे चेहरे पर अपना हक जमा दिया। नायरा ने अपनी नफ़रत को छुपाने की कोशिश नहीं की। वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी, तुम एक घटिया, नीच और बहसी इंसान हो। तुम्हारे जैसे गुंडे सिर्फ ताकत के नशे में चूर होकर कमज़ोर लोगों पर धौंस जमाना जानते हैं। मुझे छूने की हिम्मत दोबारा मत करना। आर्यन ने उसकी कलाई को जरा सा झटका देकर उसे खींचकर अपनी छाती से सटा लिया। कमज़ोर? तुम कमज़ोर नहीं हो नायरा कश्यप। तुम वो आग हो जो अब सिर्फ मेरे सीने में जलेगी। नायरा चौंक गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं जिस चीज़ पर अपनी नज़र रख देता हूँ उसकी रूह तक का इतिहास मेरी जेब में होता है। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अटल, सर्द लहजे में ऐलान किया, और अब से तुम्हारी ज़िंदगी का हर फैसला सिर्फ मैं करूँगा। मैं तुम्हारी इस घटिया धमकी से नहीं डरती। छोड़ो मेरा हाथ। यह धमकी नहीं है जान, यह आर्यन प्रताप चौहान का फैसला है। आर्यन ने अपनी दूसरी हथेली से नायरा के चेहरे पर चिपकी भींगी लट को आहिस्ता से हटाया। उसकी उंगलियों की छुअन से नायरा के पूरे बदन में नफ़रत और खौफ की एक सिरहन दौड़ गई। घर जाओ और अपनी अलमारी से सबसे खूबसूरत लाल जोड़ा निकालो और शादी की तैयारी करो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस दुनिया से हमेशा के लिए छीनने आ रहा हूँ। क्या तुम
तुम पागल हो गए हो? मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूँगी, लेकिन तुम्हारे जैसे दरिंदे से शादी तो क्या, मैं तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर देखना भी पसंद नहीं करूँगी। नायरा ने नफ़रत से थूकते हुए कहा, तुम्हारी मौत का फैसला भी अब मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। आर्यन मुस्कुराया, एक सर्द और खौफनाक मुस्कान। और याद रखना, आर्यन जो फैसला कर लेता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आर्यन ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। नायरा ने एक नफ़रत भरी जलती हुई नज़र उस पर डाली, अपनी फाइलों को संभाला और बारिश के अंधेरे में तेज़ कदमों से आगे चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। बारिश का पानी उसके चेहरे और चौड़े कंधों से बह रहा था, लेकिन उसकी सुलगती हुई आंखें दूर तक भागती हुई नायरा के साये का पीछा कर रही थीं। देवा, आर्यन ने बिना मुड़े कहा। जी भाई, कल सुबह तक कश्यप परिवार की एक एक सांस का हिसाब मेरी मेज़ पर होना चाहिए। आर्यन की आवाज़ में बर्फीली ठंडक थी। और शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाओ। मेरी दुल्हन के लिए ऐसा शादी का जोड़ा बनना चाहिए जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं। आर्यन प्रताप चौहान का वो सर्द और खौफनाक हुक्म अगली ही सुबह कश्यप परिवार पर कहर बनकर टूटा। नायरा अभी रात के उस खौफनाक हादसे और अपने स्वाभिमान पर हुए हमले के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि ठीक सुबह के 10 बजे उसके घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लग गईं। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पर जैसे ही नायरा के पिता राजेश कश्यप ने दरवाज़ा खोला, दर्जनों हथियारबंद आदमियों ने पूरे घर को घेर लिया। उनके बीच खड़ा था देवा, आर्यन का सबसे वफादार आदमी। देवा ने बिना किसी औपचारिकता के सोफे पर एक भारी भरकम ब्रीफकेस और सोने के भारी गहनों के बक्से रख दिए। कौन हो तुम? और ये सब क्या कर रहे हो? राजेश जी ने कांपती आवाज़ में घबराहट से पूछा। हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं, ये मत पूछिए राजेश जी। ये लो फ़ोन और बात करो, देवा ने भारी सख्त लहजे में कहा। राजेश जी ने कांपते हाथों में जब फ़ोन लिया तो दूसरी तरफ से आर्यन की वही भारी जानलेवा और अटल आवाज़ गूंजी। कश्यप साहब, शाम 6 बजे मेरी दुल्हन यानी आपकी बेटी नायरा लाल जोड़े में तैयार होनी चाहिए। अगर नायरा ने मंडप पर आने से इनकार किया तो आपका 10 साल का बेटा आरव स्कूल की बस से घर कभी नहीं लौटेगा। आर्यन की बात सुनकर राजेश जी का दिल बुरी तरह दहल गया। उनकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या कह रहा है। कौन हो तुम? और मेरी बेटी के बारे में ये सब क्या कह रहे हो? राजेश जी ने हिम्मत करके खुद को संभालते हुए धीरे से पूछा। मैं कौन हूँ और क्या कह रहा हूँ, ये सब पूछने का टाइम नहीं है। आप बस अपनी बेटी को उस दुल्हन के जोड़े में तैयार करवा दीजिए जो मैंने अपने आदमियों से भिजवाया है। फ़ोन के दूसरी तरफ से गंभीर लहजे में कहा गया। राजेश जी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बेटी कभी वो नहीं करेगी जो तुम कह रहे हो। लगता है राजेश जी, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने क्या कहा था कि अगर नायरा या आपने इनकार किया तो आपका बेटा आरव कभी घर नहीं लौटेगा। अब सोच लो कि आपको अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए या नहीं। अगर जिंदा चाहिए तो नायरा से कहो कि वो तैयार रहे। फ़ोन पर दूसरी तरफ से धमकी भरी लहजे में कहा गया और फ़ोन कट गया। राजेश जी के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उनकी पत्नी सुनीता जी जो दरवाजे पर खड़ी थीं, फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से वो सब सुन चुकी थीं। सुनीता जी दौड़ते हुए अपने पति के पास आकर बैठ गईं और उनके हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। नायरा जो अपने कमरे में बैठी अपने बायोलॉजी के नोट्स बना रही थी, सुनीता जी की आवाज़ सुनकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। तभी उसकी नज़र सामने खड़े देवा और उसके आदमियों पर पड़ी और फिर नायरा ने जब अपने पिता को रोते हुए घुटनों पर गिरे देखा और अपनी माँ की चीखें सुनी तो उसका पूरा वजूद सुलग उठा। वह तेज़ कदमों से चलती हुई अपने पापा के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने राजेश जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पापा क्या हुआ? कि लोग क्या कह रहे हैं? उसने सुबकते हुए पूछा। राजेश जी कुछ नहीं बोले और अपनी बेटी को फटी हुई आंखों से देखने लगे, लेकिन सुनीता जी ने रो रो कर आर्यन
और राजेश जी के बीच में हुई सारी बातें बता दी। नायरा अपनी जगह पर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस बात को वो कल तक आर्यन प्रताप चौहान की सिर्फ एक खोखली धमकी समझ रही थी, आज वह एक ऐसी हकीकत बनकर उसके सामने आई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनका रो रो कर बुरा हाल था, और उनकी नज़रें सिर्फ नायरा पर टिकी थीं। नायरा ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। वो उठकर खड़ी हुई और सीधे देवा के सामने जाकर खड़ी हो गई। जाओ, उस आर्यन प्रताप से कह दो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई आरब को कुछ मत करना। उसने बहुत धीमी लेकिन नफ़रत भरी आवाज़ में कहा। राजेश जी ने चौंक कर नायरा की तरफ देखा। नायरा, तुम ये क्या कह रही हो? वो उठने लगे, लेकिन उनके पैरों ने उनका साथ नहीं दिया और वो वहीं फर्श पर गिर पड़े। नायरा दौड़ते हुए उनके पास आई और बैठ गई। पापा, आपको लगी तो नहीं? उसने घबराहट से उनके हाथ पैर देखते हुए पूछा। नहीं नहीं मेरी बेटी, मुझे नहीं लगी, लेकिन तू शादी के लिए हाँ क्यों कर रही है? वो बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ पापा, वो बहुत खतरनाक आदमी है, और जो वो कहता है वो है करता भी है। नायरा ने अपने पापा के दोनों हाथों को पकड़ लिया। और मैं शादी के लिए इसलिए हाँ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे आरब को बचाना है। लेकिन बेटा, हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को फिक्र से देखते हुए कहा। नहीं पापा, आरब की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। उसका तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। इसलिए प्लीज़ पापा, आप मुझे उससे शादी करने दीजिए, वरना वो हमारे आरब को मार डालेगा। वो रोते हुए कह रही थी। राजेश जी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। नायरा भी अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक खूंखार और वैसे आदमी के नाम करनी पड़ेगी। वह आर्यन से नफ़रत करती थी, इतनी नफ़रत कि उसके नाम से भी उसकी रगों में जहर घुल जाता था। लेकिन अपने मासूम छोटे भाई की जान की खातिर उसके निडर स्वाभिमान को उस दरिंदे के खूंखार जिद के आगे झुकना पड़ा। शाम ढलते ही शहर के सबसे आलीशान और वीरान फार्म हाउस में खामोशी से फेरे लिए गए। नायरा ने भारी लाल रंग का रेशमी शादी का जोड़ा पहन रखा था। घूंघट के पीछे उसकी कजरारी आंखें नफ़रत के आंसुओं से धधक रही थीं। पंडित के कांपते हाथों ने जब मंत्र पूरे किए तो आर्यन ने नायरा की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। उस पल नायरा की मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भिज गईं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। आर्यन की उंगलियां जैसे ही उसकी गर्दन से छूकर गुजरीं, नायरा के पूरे शरीर में नफ़रत और खौफ की एक सिरहन दौड़ गई। विदाई के वक्त कोई जश्न नहीं था, सिर्फ आंसू और सन्नाटे का मातम था। रात के 11 बजे तक नायरा को आर्यन के विशाल आलीशान बेडरूम में बिठा दिया गया था। कमरे का माहौल बेहद सर्द और दमघोंटू था। एसी की बर्फीली हवा कमरे के तापमान को गिरा रही थी, लेकिन नायरा के भीतर नफ़रत और अनजाने डर की एक भयानक आग सुलग रही थी। कमरा सिर्फ मध्यम पीली लाइटों और खिड़की से छनकर आती चांदनी से हल्का सा रोशन था। उसने अपने भारी लहंगे और गहनों को उतारने की कोशिश भी नहीं की थी। वह बस उस विशाल किंग साइज बेड से दूर कमरे के एक कोने में खड़ी होकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने की भारी आवाज़ आई। क्लिक। नायरा की सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। उसका दिल सीने से बाहर आने को मचलने लगा। दरवाज़ा खुला और आर्यन प्रताप चौहान अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शादी की शेरवानी उतार दी थी और अब वो सिर्फ काली सिल्क की शर्ट और ट्राउज़र में था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, जहाँ से उसका चौड़ा गठीला सीना और गर्दन पर उभरी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके हाथों में उसकी घड़ी थी, जिसे उसने लापरवाही से मेज़ पर फेंक दिया। उसने दरवाजे को अंदर से धीरे से बंद किया और लॉक लगा दिया। उस बंद कमरे के सन्नाटे में लॉक लगने की वो हल्की सी आवाज़ नायरा की रीढ़ में बिजली की तरह कौंध गई। आर्यन अपनी भारी सदी हुई चाल से चलता हुआ नायरा की ओर बढ़ने लगा। नायरा के हाथ पांव कांपने लगे। उसने घबराकर अपने कदम पीछे खींचने शुरू किए। दूर दूर रहो मुझसे, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी।
लेकिन आंखों में बगावत अब भी जिंदा थी। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आर्यन के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, बल्कि उसके होंठों पर वही पुरानी खूंखार मुस्कान तैर गई। अपनी जान लेना इतना आसान नहीं होता मिसेस चौहान। आर्यन की भारी मर्दाना आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और नशा था। और जो चीज़ अब मेरी मिल्कियत बन चुकी है, उसे खुद को भी नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। नायरा लगातार पीछे हटती रही, जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से बुरी तरह नहीं टकरा गई। उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इससे पहले कि वह एक तरफ भागने की कोशिश करती, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से अपने दोनों चौड़े फौलादी हाथ नायरा के चेहरे के दोनों तरफ दीवार से टिका दिए। नायरा पूरी तरह से दीवार और आर्यन के लोहे जैसे सख्त सीने के बीच कैद हो चुकी थी। कमरे में एसी की ठंडक होने के बावजूद आर्यन के जिस्म से उठती तपन नायरा को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। उसके महंगे परफ्यूम और सिगार की कड़वी मदहोश कर देने वाली खुशबू ने नायरा की सांसों को बुरी तरह जकड़ लिया था। आर्यन धीरे धीरे उसके और ज़्यादा करीब झुका, इतना करीब कि नायरा की पलकें जब कांपती तो उसकी हवा आर्यन के होंठों को छूती। नायरा ने घबराहट और शर्म के मारे अपने दोनों हाथ अपने सीने पर कसकर भींच लिए, अपने भारी लाल लहंगे के पल्लू को आड़ बनाते हुए। उसकी छाती की तेज़ बेकाबू धड़कनों का उतार चढ़ाव उस तंग ब्लाउज के नीचे से आर्यन के सीने के बिल्कुल करीब फड़क रहा था। छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे घिन आती है। नायरा ने दीवार से चिपके हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आर्यन ने अपने एक हाथ की उंगली को आहिस्ता से उठाया और नायरा की सुराहीदार गर्दन से छूते हुए उसकी कांपती हुई ठोड़ी के नीचे टिका दिया। उसकी उंगलियों की छुअन इतनी गर्म और सख्त थी कि नायरा के पूरे बदन की रुएं खड़े हो गई। आर्यन ने बेहदर्मी लेकिन हल्के दबाव के साथ उसका चेहरा घुमाकर अपनी आंखों के सामने कर दिया। तुम्हारी आंखों में ये जो नफ़रत की आग चल रही है ना नायरा, यही मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है। आर्यन की फुसफुसाहट नायरा की रसीले कांपते होंठों से टकराई। आर्यन की सुलगती हुई काली आंखें नायरा के भीगे डरे हुए चेहरे के एक एक नक्श को ऐसे पी रही थीं मानो वो उसे अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। उसकी नज़रें नायरा के कांपते होंठों पर कुछ पल के लिए ठहरी। नायरा ने डर से अपनी आंखें कसकर मींच ली। उसने सोचा कि अब वह वहसी इंसान अपनी ज़बरदस्ती की हदें पार करेगा। उसने अपने होंठ खींच लिए और उस अनचाहे स्पर्श के दर्द का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ सेकंड बीत गए, कोई बार नहीं हुआ। आर्यन ने अपना चेहरा उसके कान के बेहद करीब झुका दिया। उसकी भारी और गर्म सांसें जब नायरा की गर्दन और कान के पिछले हिस्से पर पड़ी तो नायरा के मुंह से एक दबी हुई बेबस सिसकी निकल गई। डरो मत मेरी जान, आर्यन ने अपनी आवाज़ में एक अजीब सी सर्द गहराई घोलते हुए कहा। आर्यन प्रताप चौहान दुनिया की हर चीज़ छीन सकता है, मगर अपनी पत्नी का जिस्म कभी भी उसकी रजामंदी के बिना नहीं छुएगा। नायरा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हैरत और अविश्वास का सैलाब था। आर्यन उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। यह स्वागरात का कमरा है, कोई जंग का मैदान नहीं। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम्हारी ये नफ़रत पिघलेगी और तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी बाहों में सिमटोगी। उसने दीवार पर से अपने दोनों हाथ हटा लिए और 2 कदम पीछे हट गया। नायरा की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वह अब भी दीवार का सहारा लिए कांपती टांगों पर खड़ी थी। आर्यन ने अलमारी से एक तकिया और चादर निकाली और सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने मुड़कर एक आखिरी नज़र उस लाल जोड़े में लिपटी सहमी हुई नायरा पर डाली। बिस्तर तुम्हारा है, जाकर सो जाओ, आर्यन ने सोफे पर लेटते हुए सर्द आवाज़ में कहा। और याद रखना, तुम इस हवेली से भागने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बाहर कदम रखते ही तुम्हारे भाई का साया भी तुमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। कमरे की लाइट उसने बंद कर दी। अंधेरे में सिर्फ एसी की सरसराहट और खिड़की से आती हल्की सी रोशनी बाकी थी। नायरा घुटनों के बल वहीं दीवार के सारे फर्श पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को दबाने लगी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत उस खूंखार डॉन की सोने की जेल में हो चुकी थी। एक ऐसी कैद जहाँ खौफ और अनचाहे खिंचाव के बीच की लकीरें हर पल मिटने वाली थीं। उस सर्द रात का सन्नाटा नायरा की आत्मा को चीर रहा था।
फर्श पर घुटनों के बल बैठी नायरा की सिसकियां जब थमी तो सुबह की पहली किरण उस विशाल हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर झांकने लगी थी। सोफे पर लेटा आर्यन बहुत पहले ही उठ चुका था। जब नायरा ने अपनी लाल सूजी हुई आंखें उठाईं तो देखा कि आर्यन अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। शादी के 3 दिन ऐसे ही एक खामोश जंग के मैदान की तरह गुजर गए। दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर उनके बीच नफरत की एक अभेद दीवार खड़ी थी। आर्यन जब भी कमरे में कदम रखता, नायरा तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती या नफरत से मुंह फेर लेती। आर्यन ने भी अपने उस वादे को पत्थर की लकीर बनाए रखा। उसने नायरा को दोबारा छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी सुलगती खूंखार निगाहें हर पल नायरा का पीछा करती रहती थीं, मानो वो सिर्फ एक सही लम्हे का इंतजार कर रहा हो। चौथे दिन की शाम, आसमान में एक बार फिर काले बादलों का पहरा था और बाहर तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवेली के उस विशाल मास्टर बेडरूम में ठंडक हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कमरे का एसी 16 डिग्री पर चल रहा था, जिसकी बर्फीली हवा ने पूरे कमरे को किसी ठंडे बर्फ के कैबिन में तब्दील कर दिया था। नायरा, जो पूरे दिन के तनाव और भारीपन से अपनी रूह को आज़ाद करना चाहती थी, गर्म पानी से नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वॉशरूम का भारी शीशे का दरवाज़ा खुला। गर्म पानी की भाप का एक घना महकता हुआ गुबार वॉशरूम से बाहर निकला और कमरे की सर्द हवा से टकराकर बिखर गया। नायरा ने अपने जिस्म पर सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया लपेट रखा था, जिसकी कमज़ोर गांठ उसके सीने के ठीक ऊपर बड़ी नज़ाकत से टिकी हुई थी। तौलिया उसके घुटनों से काफ़ी ऊपर था, जिससे उसकी तराशी हुई गोरी टांगों पर पानी की बूंदें मध्यम पीली रोशनी में मोतियों जैसी चमक रही थीं। उसके घने काले और भींगे बाल उसके खुले गोरे कंधों से चिपके हुए थे। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी सुराहीदार गर्दन से आहिस्ता से फिसलती हुई उसके उभारों के ऊपर कुछ पल ठहरती और फिर सीने पर लिपटे उस सफ़ेद तौलिए की भींगी गहराई में समा जाती। उसके बदन से उठती लैवेंडर साबुन की भीनी भीनी खुशबू ने कमरे के ठंडे सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। जैसे ही उसने संगमरमर के फर्श पर अपना पहला भींगा कदम रखा, एसी की चुभती हुई ठंड ने उसकी खुली त्वचा पर एक जोरदार सिरहन दौड़ा दी। ठंड के मारे उसके पंखुड़ी जैसे रसीले होंठ हल्के नीले पड़ने लगे और बुरी तरह कांपने लगे। नायरा ने ठिठुरते हुए अपने कांपते हाथों से सीने पर बंधी तौलिए की उस नाजुक गांठ को और कसकर भींचने की कोशिश की, लेकिन तभी फर्श पर पड़े पानी की छींटों पर उसका पैर बुरी तरह फिसल गया। नायरा के मुंह से एक तीखी बेबस चीख निकली। वह अपना संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी और सीधे पीछे की ओर संगमरमर के सख्त फर्श पर गिरने ही वाली थी कि गिरने के खौफ से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मगर फर्श की जगह हवा में ही एक फौलादी साए ने उसे थाम लिया। ठीक उसी पल कमरे में दाखिल हुए आर्यन प्रताप चौहान के सख्त हाथों ने बिजली की फुर्ती से नायरा की नाजुक भींगी कमर को अपनी गिरफ्त में दबोच लिया। एक जोरदार खिंचाव के साथ नायरा सीधे आर्यन के चौड़े पत्थर जैसे सीने से जा टकराई। वक्त मानो उसी सेकंड के लिए उसी बंद कमरे में जम गया। नायरा की बंद आंखें झटके से खुलीं। सामने वही सुलगती और गहरी काली आंखें थीं, आर्यन प्रताप सिंह चौहान की आंखें, जिनमें नायरा के इस रूप को देखती सारा संयम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। दोनों की जिस्मों की ये अनचाई और अचानक हुई नज़दीकी कमरे के तापमान को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। आर्यन काली सिल्क की शर्ट में था और नायरा का भींगा गर्म बदन आर्यन की शर्ट को पूरी तरह भिगो रहा था। नायरा के सीने की तेज डरी हुई धड़कनें और उसकी बेकाबू सांसों का भारी उतार चढ़ाव उस पतले तौलिए के नीचे से सीधे आर्यन के सीने से रगड़ खा रहा था। फिसलने की डर और हड़बड़ाहट में नायरा की दोनों नाजुक पाएं अनजाने में ही आर्यन के चौड़े कंधे और उसके गर्दन के चारों तरफ कसकर लिपट गई थीं। इस अचानक खिंचाव के कारण नायरा की कांपते हुए भींगे ओंठ अनजाने में ही आर्यन की दाढ़ी वाली ठोड़ी और उसके सीने के ऊपरी हिस्से को छू गए। उस एक अनचाहे स्पर्श ने आर्यन की रगों में पिघला हुआ लावा दौड़ा दिया। नायरा की भींगी गर्दन से उठती लैवेंडर की महक और उसके जिस्म की सौंधी गर्माहट आर्यन के रगों में किसी जानलेवा नशे की तरह उतर रही थी। आर्यन की उंगलियों की पकड़ नायरा की भींगी खुली कमर पर और ज़्यादा सख्त हो गई
उसकी सख्त उंगलियां नायरा की मखमली त्वचा में धंसती चली गईं। कमरे में एसी की बर्फीली ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के जिस्मों के बीच की तपन इतनी भयानक थी कि हवा का नामो निशान मिट रहा था। नायरा की भारी, कांपती सांसें आर्यन के होंठों से टकरा रही थीं और नायरा के सीने पर बंधी उस तौलिए की कमजोर गांठ उस रगड़ और खिंचाव के कारण आधी ढीली पड़ चुकी थी, जो किसी भी पल खुलकर फर्श पर गिर सकती थी। छोड़ो मुझे। नायरा की आवाज़ उसके हलक में ही कांपकर टूट गई, मगर उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ नफरत की वह पुरानी आग धधक उठी थी। लेकिन आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए नायरा की भींगी कमर को थोड़ा और ऊपर उठाया, जिससे नायरा का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। महज एक सांस की दूरी पर आर्यन की गहरी, भारी मर्दाना आवाज़ में एक जानलेवा कशिश और नशा था। फिसलने का शौक है या मेरी बाहों में इस तरह बिखरने की आदत डाल रही हो जान? आर्यन की इस कदर नज़दीकी से नायरा का सांस लेना दूभर हो रहा था। उसने आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन आर्यन की लोहे जैसी सख्त पकड़ के सामने उसकी एक न चल रही थी। अपनी ये गंदी नजरें और अपने ये हाथ मुझसे दूर रखो आर्यन। मुझे तुम्हारी इस छुअन से घिन आती है। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए दर्द की एक बारीक सी लकीर खिंची, लेकिन अगले ही पल उसकी जगह एक खूंखार जिद ने ले ली। उसने नायरा के कानों के ठीक पास अपना चेहरा झुकाया। उसकी गर्म सांसों की तपिश ने नायरा की गर्दन और कान के पिछले हिस्से को जलाकर रख दिया। घिन आती है? आर्यन ने बहुत धीमे से सरगोशी की। तो फिर यह दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है नायरा? तुम्हारी ये तेज सांसें नफरत की वजह से है या मेरी इस छुअन की आग से? नायरा के पास आर्यन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका पूरा वजूद उस फौलादी मर्द की बाहों में एक बेबस पंछी की तरह कांप रहा था। आर्यन ने उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा। अपनी आंखों की प्यास को बड़ी मुश्किल से पीते हुए उसने अपने हाथों की पकड़ को धीरे से ढीला किया और नायरा को बड़ी ही सदे हुए अंदाज में बेड के किनारे पर खड़ा कर दिया। जैसे ही आर्यन के हाथ उसकी कमर से हटे, नायरा ने तुरंत झपटकर अपने दोनों हाथों से तौलिए को सीने पर कसकर भींच लिया और नफरत भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। आर्यन 2 कदम पीछे हटा। उसकी शर्ट का सामने का हिस्सा नायरा के भींगे बदन के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। उसने अपनी शर्ट की भींगी छाती को देखा, फिर अपनी सुलगती नजरें नायरा के कांपते चेहरे पर टिका दी। कपड़े पहन लो। आर्यन ने अपनी आवाज़ को बेहद सख्त और सामान्य बनाते हुए कहा, इससे पहले कि मैं अपना वादा भूल जाऊं, जो मैंने शादी की पहली रात तुमसे किया था। इतना कहकर आर्यन बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया और कमरे का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। कमरे में बची रह गई सिर्फ एसी की ठंडक, वॉशरूम की भाप और नायरा की बेकाबू धड़कनें, जो यह मानने को तैयार नहीं थी कि उस खूंखार डॉन की एक अनचाही छुअन ने उसके भीतर नफरत के साथ साथ एक अनजानी सी आग भी सुलगा दी थी। दरवाज़ा बंद होने की उस भारी गूंज के बाद भी नायरा बहुत देर तक उसी ठंडे संगमरमर के फर्श पर बुत बनी खड़ी रही। एसी की सर्द हवा अब भी कमरे में तैर रही थी, मगर उसकी त्वचा पर आर्यन के फौलादी हाथों की छुअन और उसकी गर्म सांसों की तपिश किसी सुलगते अंगारे की तरह जल रही थी। कांपते हाथों से उसने अपनी अलमारी से एक सादी सी कॉटन की कुर्ती निकाली और पहन ली। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकिए पर सिर रखे वह बस छत को घूरती रही और हर बार जब वह आंखें मूंदती, आर्यन की वो गहरी दहकती आंखें और उसका सवाल उसके कानों में गूंज उठता, यह तेज सांसें नफरत की वजह से हैं या मेरी इस छुअन की आग से? अगले दिन शाम को आर्यन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर रोज़ जैसी खूंखार अकड़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और थकान थी। नायरा बालकनी के पास खड़ी थी। आर्यन को देखते ही उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नफरत से अपनी नज़रें फेर लीं और कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुको नायरा। आर्यन की भारी मगर टूटी हुई आवाज़ ने उसके कदमों को रोक दिया। आर्यन सोफे के किनारे बैठ गया। उसने अपनी जेब से सिगार का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर कस लेने लगा। उसने अपनी गहरी आंखें नायरा की पीठ पर टिकाते हुए बहुत ही धीमे ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो और शायद इस शादी को कभी दिल से कबूल नहीं करोगी,
लेकिन आज मैं सिर्फ एक सच जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी वजह है जो तुम्हें मुझसे इतनी नफरत करने पर मजबूर करती है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की? नायरा ने झटके से मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसके स्वाभिमान का बांध टूट चुका था। उसकी सुनहरी आंखों में नफरत और गुस्से की आग भड़क उठी। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? नायरा की आवाज़ में महीनों का दबा हुआ आक्रोश था। क्योंकि तुम एक अपराधी हो, एक बेरहम, खूंखार गुंडे हो जो सिर्फ अपनी बंदूकों, बारूद और वसूली के दम पर लोगों की ज़िंदगी से खेलते हो। मोहल्ले और शहर के शरीफ लोग तुम्हारी इज्जत अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि वो तो तुम्हारी साये से भी डरते हैं, इसलिए वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम नशे और हथियारों का काला धंधा करते हो। कितने घरों के चिराग बुझा चुके हो तुम। तुम्हारी पूरी पहचान सिर्फ दूसरों के खौफ पर टिकी है। तुम्हारे जैसा इंसान किसी औरत के दिल में मोहब्बत की जगह सिर्फ एक घिन और खौफी पैदा कर सकता है। नायरा की एक एक बात आर्यन के सीने में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। शहर का वो बेताज बादशाह जिसके सामने बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे, आज अपनी पत्नी के सामने अपनी ही रूह की सच्चाई सुनकर पत्थर बन चुका था। आर्यन की फौलादी हथेलियाँ सोफे के हत्थे पर कस गईं, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुका लीं और बिना कोई जवाब दिए भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। नायरा को लगा कि शायद हमेशा की तरह उसकी बातों का उस पत्थर दिल इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह गलत थी। अगली ही सुबह कश्यप परिवार पर एक बड़ा सा संकट आ खड़ा हुआ। नायरा के पिता राजेश कश्यप के एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शहर के एक कुख्यात बाहुबली और वसूलीबाज गिरोह ने घेर लिया था और करोड़ों रुपए की वसूली ना देने पर राजेश जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। राजेश जी बेबस होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। जब यह खबर आर्यन के कानों तक पहुंची, तो उसने न कोई हथियार उठाया और न ही कोई गोलियां चलाईं या चलवाईं, बल्कि वह खुद अकेले अपनी गाड़ी से राजेश कश्यप की उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। आर्यन प्रताप चौहान का वह खूंखार साया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, उस वसूलीबाज गिरोह के मुखिया के होश उड़ गए। आर्यन ने सिर्फ उस आदमी की आंखों में देखा और बहुत ही शांत, सर्द आवाज़ में कहा, राजेश कश्यप मेरे ससुर हैं। अगर उनके या उनके काम की तरफ दोबारा किसी ने आंख उठाकर भी देखा, तो इस शहर की ज़मीन पर तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा। वह कुख्यात गुंडा थर-थर काँपते हुए राजेश जी के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। राजेश जी ने पहली बार अपने दामाद के रसूख को एक रक्षक के रूप में देखा था। दोपहर को जब आर्यन हवेली में लौटा, तो हवेली का मंजर हमेशा के लिए बदल चुका था। नायरा जब अपनी बालकनी पर आई, तो उसने नीचे का नज़ारा देखकर अपनी उंगलियां ओंठों पर दबा लीं। हवेली के बड़े से लॉन में आर्यन के आदमियों ने उसकी विदेशी शराब और सिगार के सारे कार्टून लाकर ढेर कर दिए थे। आर्यन खुद वहाँ खड़ा था। उसने अपने आदमियों को सख्त लहजे में हुक्म दिया, आज के बाद इस हवेली में शराब की एक बूंद नहीं दिखेगी और देवा, शहर के जितने भी काले कारोबार, जुए के अड्डे और गैर कानूनी धंधे हैं, उन सबको आज और इसी वक्त बंद कर दो। चौहान साम्राज्य का एक भी रुपया अब किसी की मौत से नहीं आएगा। यह कहकर आर्यन ने अपने हाथों से शराब की बोतलों को उठाकर पत्थरों पर पटक दिया। कांच के टुकड़े और शराब की तीखी गंध पूरे हॉल में बिखर गई। इतना ही नहीं, अगले कुछ ही हफ्तों में ही आर्यन प्रताप चौहान ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। उसने अपनी बेतरतीब दाढ़ी और रफ लुक को त्याग कर एक सलीकेदार, क्लासी जेंटलमैन का रूप धारण कर लिया। उसने अपने पिता की पुरानी बंद पड़ी शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को दोबारा शुरू किया और दिन रात ईमानदारी से बिजनेस मीटिंग्स और फाइलों में डूब गया। नायरा हर रोज़ इस अभूतपूर्व बदलाव को खामोशी से देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे वो शख्स जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा था, सिर्फ उसकी चंद कड़वी बातों के मान के लिए अपनी पूरी दुनिया को आग के हवाले कर चुका था। अब आर्यन हर सुबह सूट पहनकर एक शरीफ बिजनेसमैन की तरह ऑफिस जाता और रात को देर से थका हारा लौटता। वह अब भी नायरा के कमरे में कदम नहीं रखता था, ना ही उसने कभी उस पर अपना हक जताने की कोशिश की। नायरा के दिल में जमी नफरत की वो सख्त बर्फ़ अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी।
उसके मन में आर्यन के लिए एक अनजाना सम्मान और एक नरम, संवेदनशील कोना जन्म ले रहा था। एक रात घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजा दिए, लेकिन आर्यन अब तक नहीं लौटा था। हवेली में सन्नाटा पसरा था। नायरा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल बार बार बेचैन होकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर खिंचा जा रहा था। उसने खुद से लाख बार कहा कि उसे उस इंसान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बार बार घड़ी और फिर दरवाजे को ताकती रहीं। उसने पहली बार खुद अपने हाथों से गर्म चाय बनाई और उसे ढककर लिविंग रूम की मेज़ पर रख दिया। जब रात के 12:30 बजे मेन गेट का भारी दरवाज़ा खुला और आर्यन अपनी टाई ढीली करते हुए थके कदमों से हवेली में दाखिल हुआ, तो उसने सामने नायरा को जागते हुए देखा। आर्यन एक पल के लिए अपनी जगह पर ठिठक गया। उसकी गहरी आंखों में बेपनाह हैरत और एक अजीब सी चमक तैर गई। तुम तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? आर्यन ने अपनी धीमी, थकी हुई आवाज़ में पूछा। सब ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या? आर्यन के इतने सारे सवाल सुनकर नायरा घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसकी नज़रें आर्यन के थके हुए मगर सौम्य चेहरे से टकराईं, जहाँ अब किसी डॉन का खौफ नहीं, बल्कि उसके प्यार में खुद को तपाने वाले एक सच्चे मर्द का समर्पण था। चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। नायरा ने धीरे से फुसफुसाया और अपनी नज़रों को झुकाते हुए तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सोफे पर बैठकर गर्म चाय की प्याली हाथ में थामे आर्यन प्रताप चौहान के होठों पर उस रात हफ्तों बाद एक सच्ची, सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। नफरत की जो दीवार दोनों के बीच खड़ी थी, उसकी पहली ईंट अब खिसक चुकी थी। गरम चाय की उस प्याली और नायरा की नज़रों में खिंची उस शर्मीली लकीर ने हवेली के दमघोंटू सन्नाटे को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच की कड़वाहट की दीवार धीरे धीरे दरकने लगी थी। अब जब भी आर्यन शाम को ऑफिस से लौटता, तो उसके लिए मेज़ पर सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि घर का बना सादा और गर्म खाना सजा मिलता। आर्यन जब भी कमरे में आता, तो नायरा अब डर या नफरत से भागती नहीं थी। वह वहीं रहकर अपनी किताबें पढ़ती या फाइलों को संभालती। दोनों के बीच भले ही लफ्ज़ कम होते, मगर उन खामोशियों में एक मीठी बेचैनी और अनकहा खिंचाव तैरने लगा था। एक शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान में घने काले स्याह बादल छा गए थे और जोरदार आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी थी। नायरा उस वक्त हवेली की छत पर सूखे कपड़े समेटने गई थी। इससे पहले कि वह नीचे उतर पाती, बारिश की मूसलाधार फुहारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ठंडी हवा के झोंकों के साथ गिरता पानी उसकी कुर्ती को पूरी तरह भिगो चुका था। वह जब हाँफती और ठिठुरती हुई सीढ़ियों से नीचे अपने कमरे में पहुंची, तो उसका पूरा जिस्म ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके घने काले बाल किसी भीगे साये की तरह उसके कंधों से चिपके हुए थे और पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी लंबी पलकों और चेहरों से टपक रही थीं। उसने अलमारी खोली, लेकिन किस्मत से उसके सारे कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री में जा चुके थे। ठंड के मारे उसके पंखुड़ी जैसे रसीले होंठ हल्के हल्के नीले पड़ रहे थे और दांत खिटखिटा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र आर्यन की अलमारी पर पड़ी। वो धीमे कदमों से अलमारी के पास पहुंची। उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए कांपते हाथों से हिचकिचाते हुए आर्यन की अलमारी खोली। सामने ही हैंगर पर टंगी आर्यन की सफ़ेद कॉटन की फॉर्मल शर्ट टंगी थी। नायरा ने झिझकती हुई उस बड़ी सी ओवरसाइज शर्ट को निकाला और अपने भीगे कपड़े उतारकर उसे पहन लिया। आर्यन की वह शर्ट उसके नाजुक बदन पर घुटनों तक आ रही थी। शर्ट की आस्तीनें लंबी थीं, जिन्हें उसने कोहनी तक मोड़ लिया था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले रह गए थे, जहाँ से उसकी गर्दन और भीगी गोरी रंगत साफ झलक रही थी। उस शर्ट में भी नायरा की मासूमियत और खूबसूरती साफ दिखाई दे रही थी। नायरा ने जैसे ही शर्ट के चौड़े कॉलर को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे आर्यन के महंगे परफ्यूम और उसके जिस्म की सौंधी मर्दाना महक महसूस हुई। उस मदहोश कर देने वाली खुशबू ने नायरा की सांसों में एक अजीब सा नशा घोल दिया। उसने अनजाने में ही कॉलर को अपने कांपते होंठों के करीब खींचकर एक गहरी सांस ली। उसका दिल पहली बार किसी अनजानी चाहत से
तेजी से धड़क उठा। कमरे में एसी की हल्की ठंडक और बाहर कड़कड़ाती बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। नायरा तौलिए से अपने गीले बालों को सुखा ही रही थी कि तभी कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। वह भी बारिश की हल्की फुहारों से भीगा हुआ था। उसने अपना कोट हाथ में थाम रखा था, लेकिन कमरे में कदम रखते ही आर्यन के कदम वहीं फर्श पर जम गए। सामने का नज़ारा देखकर आश्चर्य से आर्यन की आंखें फैल गईं। सफ़ेद ओवरसाइज शर्ट में लिपटी नायरा, जिसके भीगे काले बाल कंधों पर बिखरे थे, उसके बदन से आती खुशबू और खुले बटनों के बीच से दिखता गोरा नाजुक बदन। आर्यन का सारा सब्र और संयम एक ही पल में जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नायरा ने जैसे ही आर्यन को सामने देखा, वह शर्म और घबराहट से बुरी तरह झेंप गई। उसके गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए। उसने हड़बड़ाहट में अपने दोनों कांपते हाथों से शर्ट के खुले पल्लों को सीने पर कसकर खींचने की कोशिश की। वो वो मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए मैंने आपकी शर्ट। नायरा की आवाज़ लड़खड़ाकर टूट गई। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना कोट वहीं ज़मीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें नायरा के चेहरे से होती हुई उसकी खुली गर्दन और फिर उस ओवरसाइज शर्ट पर अटक गईं। वह अपनी भारी, खामोश और मदहोश चाल से चलता हुआ सीधे नायरा के करीब आ गया। कमरे में केवल बाहर बारिश के गिरने की आवाज़ और दोनों की तेज होती सांसों का शोर था। आर्यन जब नायरा से महज एक कदम की दूरी पर रुका, तो नायरा की धड़कनें बेकाबू होकर सीने से बाहर आने को मचलने लगीं। लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा खौफ या नफरत नहीं थी, बल्कि वहाँ सिर्फ एक मीठी, सुलगती हुई बेबसी और अनचाहा खिंचाव था। आर्यन ने अपने हाथ को धीरे से उठाया। उसकी सख्त उंगलियों के पोरों ने बहुत ही नज़ाकत के साथ नायरा के माथे पर चिपकी एक भीगी लट को छूकर उसके कान के पीछे सरका दिया। आर्यन की उस हल्की सी छुअन ने नायरा की रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसी सिरहन दौड़ा दी। उसके होंठों से एक दबी हुई मधुर सिसकी फिसल गई। आर्यन। नायरा ने बेहद धीमी, कांपती आवाज़ में उसका नाम पुकारा। यह पहली बार था जब नायरा के मुंह से उसका नाम किसी नफ़रत या चीख के बिना इतनी नज़ाकत और अपनेपन से निकला था। आर्यन की आंखों में जज्बातों का पिघला हुआ समंदर उमड़ पड़ा। उसने नायरा की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से हल्का सा ऊपर उठाया। उसकी गर्म सांसें नायरा के होंठों को सहलाने लगीं। तुम जानती हो नायरा, जब तुम मेरी साइड में मेरे सामने हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया सिमटकर मेरी बाहों में आ गई हो। आर्यन की भारी, मर्दाना आवाज़ में बेपनाह प्यार और दीवानगी की कशिश थी। नायरा ने अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन उसकी कांपती हुई पलकों की छाँव आर्यन के सीने पर बिजलियाँ गिरा रही थी। क्या आप भी मुझसे नफ़रत करती हो? आर्यन ने अपनी आवाज़ को बेहद कोमल बनाते हुए पूछा। उसकी उंगलियां नायरा के गोरे गाल से फिसलती हुईं उसकी सुराहीदार गर्दन तक उतर आई थी। नायरा ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और सीधे आर्यन की आंखों में देखा। उसने देखा कि उस शख्स ने उसके एक लफ्ज़ के लिए अपनी बरसों की पहचान को मिटा दिया था। उसने देखा कि उस फौलादी सीने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक सच्चा, वफादार दिल धड़क रहा था। नायरा ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने अपनी नाजुक, कांपती हथेलियों को धीरे से उठाया और आर्यन के चौड़े सीने पर रख दिया। यह कोई रोकने वाला धक्का नहीं था। यह नायरा के स्वाभिमानी दिल का पहला, अनकहा और मुकम्मल समर्पण था। आर्यन के अंदर महीनों से दबा हुआ सब्र का बांध उसे एक स्पर्श से टूट गया। उसने एक गहरे, बेकरार खिंचाव के साथ नायरा की पतली कमर को अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया। दोनों के जिस्मों की तपन ने कमरे की एसी की ठंडक को एक ही पल में भस्म कर दिया। आर्यन ने एक पल भी गंवाए बिना अपने गर्म, प्यासे होंठ नायरा के कांपते हुए होंठों पर रख दिए। नायरा के पूरे वजूद में एक मीठा, नशीला तूफान फूट पड़ा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसकी दोनों नाजुक बाहें आर्यन के गर्दन के चारों तरफ कसकर लिपट गईं। उस स्पर्श में ना कोई ज़बरदस्ती थी, ना कोई खौफ। उसमें सिर्फ हफ्तों की तड़प, नफ़रत का प्यार में पिघलना और रूह का रूह से मिलन था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बड़े ही प्यार और एहतियात से उसे मखमली बिस्तर पर लिटा दिया। वह लाइट बंद करता हुआ नायरा के ऊपर झुका। नायरा का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा।
उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। आर्यन ने बहुत ही नज़ाकत से नायरा के शरीर पर लिपटी अपनी उस साइड के बटन खोलते हुए उसे अलग कर दिया और अगले ही पल उसने अपने ओंठ नायरा के कांपते हुए ओंठों पर रख दिए और फिर फिसलते हुए उसके ओंठ नायरा की मुलायम दूधिया धड़कनों तक आ गई। नायरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और आर्यन नहीं, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन आर्यन रुका नहीं और वो नायरा के शरीर पर अपने ओंठों से नरम गरम स्पर्श छोड़ते हुए उसे अपने में समाने पर मजबूर कर गया। नायरा ने भी खुद को पूरी तरह आर्यन के हवाले कर दिया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकराकर बह रही थीं और कमरे के अंदर सफ़ेद साइड की वो सिलबटें और दो दिलों की सुलगती सांसें उस रात प्यार की एक नई अमर दास्तान लिख रही थीं। दूरियों की हर दीवार उस रात हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उस रात उनकी दहकती सांसों के साथ बिस्तर पर हुआ वो मुकम्मल समर्पण दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन चुका था। अगली सुबह जब खिड़की से छनकर आती सुनहरी धूप ने कमरे को रोशन किया तो नायरा ने खुद को आर्यन के सीने पर सुकून से सिर रखे पाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्चा, संतुष्ट और बेपनाह सुकून का भाव था। आर्यन की उंगलियां उसकी बिखरी जुल्फ़ों में उलझी हुई थीं। नफ़रत की जो आग कभी दोनों के बीच खौफ बनकर जलती थी, वह अब समर्पण की पावन रोशनी में बदल चुकी थी। लेकिन वक्त ने इस रिश्ते की परीक्षा अभी पूरी नहीं की थी। शादी के कुछ महीनों बाद आर्यन ने अपने लीगल कंस्ट्रक्शन और शिपिंग बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह शहर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने की जद्दोजहद में सुबह से लेकर देर रात तक मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और डील्स में उलझा रहने लगा। शुरुआत में नायरा यह सोचकर खुद को तसल्ली देती रही कि आर्यन यह सब उनके आने वाले भविष्य को संवारने के लिए कर रहा है, मगर धीरे धीरे दूरियों की एक अदृश्य सर्द दीवार फिर से उन दोनों के बीच खिंचने लगी। हर शाम नायरा सज संवर कर गरम खाना सजाए हवेली के बड़े दरवाजे को ताकती रहती। रात के 11-12 बज जाते और जब आर्यन थका हारा हवेली लौटता तो उसके पास नायरा के लिए कुछ औपचारिक शब्द कहने के अलावा वक्त नहीं बचता था। नायरा के मन का अकेलापन धीरे धीरे एक अनजानी बेचैनी और इनसिक्योरिटी का रूप लेने लगा। एक शाम हवेली के सन्नाटे और अकेलेपन से घबराई हुई नायरा ने सोचा कि वह खुद जाकर आर्यन के नए कॉर्पोरेट ऑफिस में उसे सरप्राइज देगी और साथ में डिनर करेगी। उसने एक बेहद सादी लेकिन खूबसूरत वाइन रंग की साड़ी पहनी, पल्लू को सलीके से कंधे पर सेट किया, अपनी मांग में आर्यन के नाम का सिंदूर भरा और कैब लेकर आर्यन के मुख्य ऑफिस की ओर निकल पड़ी। शाम के 7 बज चुकी थी जब वह शहर के एक बेहद पॉश 5 स्टार होटल के सामने पहुंची, जहां आर्यन की मीटिंग होने की बात उसने सुबह सुनी थी। तो उसने गाड़ी रुकवाई। नायरा जैसे ही होटल की बड़ी शीशे वाली लॉबी की तरफ बढ़ी, उसके कदम वहीं संगमरमर के फर्श पर जम गई। लॉबी के मध्यम रोशनी वाले कोने में आर्यन खड़ा था। उसके साथ उसकी नई बेहद खूबसूरत और मॉडर्न सेक्रेटरी रजनी खड़ी थी। दोनों किसी फाइल पर बेहद करीब झुके हुए थे। आर्यन के चेहरे पर वह जानी पहचानी मुस्कान थी। तभी अचानक रजनी की हील लड़खड़ाई और उसने संतुलन साधने के लिए सीधे आर्यन के कोट के कॉलर और सीने को थाम लिया। आर्यन ने भी बहुत ही सहजता से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिए। अगली ही पल आर्यन ने रजनी के लिए अपनी काली गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में ओझल हो गई। नायरा के सीने में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में आर्यन का पुराना खूंखार अतीत और उसका पुराना रूप एक बार फिर से किसी ख्वाब की तरह जाग गया। क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या मेरे समर्पण के बाद उसका यह दिल अब किसी और की तलाश में भटक गया? क्या उसने सिर्फ मुझे जीतना चाहा था और अब जीत हासिल होती ही मेरी जगह उसने किसी और को दे दी? आंसुओं की एक गर्म धार उसकी कचरारी आंखों से बह निकली। वह अपने भारी पल्लू को कसकर भींचती हुई कांपते कदमों से वापस हवेली लौट आई। रात के 12 बज रहे थे। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, सिवाय खिड़की से आती हल्की सी चांदनी के। नायरा बेड के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक कड़वी खामोश बगावत ने ले ली थी।
तभी दरवाज़ा खुला। आर्यन अपनी टाई की नॉट ढीली करता हुआ थके कदमों से अंदर आया। उसने कोट उतारकर सोफे पर फेंका और जब उसने देखा कि नायरा अंधेरे में बैठी है तो वह फिक्र के साथ उसकी तरफ बढ़ा। नायरा, तुम अभी तक जाग रही हो? लाइट क्यों बंद कर रखी है? आर्यन ने अपनी भारी थकी हुई आवाज़ में कहा और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। आज बहुत थक गया था जान, पूरे दिन तुम्हारी याद आ रही थी। जैसे ही आर्यन के हाथ उसकी साड़ी के ऊपर से उसके कंधे को छूने लगे, नायरा झटके से पीछे हटी। दूर रहो मुझसे, मुझे अपने इन हाथों से छूने की हिम्मत मत करो। नायरा की चीख बंद कमरे के सन्नाटे को चीरते हुई गूंजी। आर्यन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में हैरत फैल गई और उसे गहरा धक्का लगा। नायरा, यह क्या पागलपन है? क्या हुआ है तुम्हें? पागलपन? नायरा उठकर खड़ी हो गई। उसके होंठ गुस्से और नफरत से कांप रहे थे। पागल तो मैं थी जो तुम्हारे इस बदले हुए रूप के जाल में फंस गई। मुझे लगा था कि तुम सच में बदल गए हो। मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है। वह रोती हुई चीखी। साफ साफ कहो नायरा, बात क्या है? आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बात यह है कि मुझे तुम्हारी इस छोटी मोहब्बत और इन हाथों की छुअन से घिन आती है। नायरा ने सीधे उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें थकान मिटाने के लिए कोई जिस्म ही चाहिए तो अपनी उस सेक्रेटरी के पास जाओ जिसकी कमर पर आज शाम तुम्हारा हाथ टिका हुआ था। मेरे साथ ये झूठे प्यार का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वजूद से अब मुझे किसी और की खुशबू आती है। सेक्रेटरी और किसी और की खुशबू सुनते ही आर्यन का चेहरा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। आर्यन के सब्र का बांध एक पल में टूट गया। उसने एक ही झटके में नायरा की कलाई को अपनी पकड़ में दबोच लिया। हाथ छोड़ो मेरा आर्यन। नायरा ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलना चाहा। उसने अपनी नाजुक हथेलियों से आर्यन के चौड़े सीने पर कई वार किए। तुम आज भी वही घटिया और बहसी इंसान हो। तुम न कभी बदले थे और न ही बदल सकते हो। छोड़ो मुझे। आर्यन ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में कसकर उसके सिर के ऊपर उठाया और अगले ही पल उसे जोरदार झटके से पीछे धकेलते हुए ठंडी दीवार से सटा दिया। नायरा की पीठ दीवार से टकराई। आर्यन ने अपने बदन का घेरा उसके नाजुक वजूद के इर्द गिर्द कस दिया। नायरा के लिए भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और नायरा की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आर्यन का चेहरा नायरा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म, भारी और अनियंत्रित सांसें नायरा के कांपते होठों और गर्दन से टकरा रही थीं। तुमने मुझ पर शक किया नायरा। आर्यन की आवाज़ किसी घायल शेर की तरह घुड़घुड़ाई, जिसमें बेपनाह गुस्सा और दिल चीर देने वाला दर्द एक साथ घुला था। तुमने ये सोचा भी कैसे कि आर्यन प्रताप चौहान किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें होटल की लॉबी में। नायरा चीखी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। नायरा को लगातार तड़पते और खुद पर अविश्वास जताते देखकर आर्यन ने बिना एक पल गवाए उसके सिर को पीछे से थामा और अपनी सांसों को उसकी सांसों में बंद कर दिया। उसने अपने होंठ नायरा के कांपते होंठों पर पूरी शिद्दत से रख दिए। उस स्पर्श में कोई नरमी नहीं थी। उसमें सिर्फ एक तड़पते हुए आशिक का अपने वजूद को साबित करने का जुनून था। नायरा ने शुरुआत में अपनी पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, मगर आर्यन के फौलादी घेरे के सामने उसका हर विरोध दम तोड़ने लगा। आर्यन की दाढ़ी की रगड़, उसके सीने की फौलादी जकड़न और उस गहरे स्पर्श की आग ने नायरा की रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ की जगह आग भर दी। उसकी धड़कनें बेकाबू होकर आर्यन के सीने से सीधे टकराने लगीं। कुछ लम्हों की उस जानलेवा शिद्दत के बाद जब आर्यन ने अपने होंठ हटाए तो दोनों हाँफ रहे थे। नायरा के रसीले होंठ सुर्ख लाल हो चुके थे और उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं में पिघलने लगी थीं। आर्यन ने अपना माथा नायरा के भीगे माथे से टिका दिया। उसकी भारी दर्द भरी आवाज़ नायरा की सीधी रूह में उतरी। कान खोलकर सुन लो नायरा कश्यप, इस दुनिया में कोई दूसरी औरत मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आ सकती, और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन इस आर्यन प्रताप चौहान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। रजनी मेरी सेक्रेटरी है और वह शादीशुदा है। 6 महीने पहले ही उसकी लव मैरिज हुई है। आज होटल में हम अपने सबसे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ उस प्रोजेक्ट को फाइनल करने गए थे जिसके दम पर मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता था
जिसका तुमने सपना देखा है। आर्यन ने अपने दूसरे हाथ से जेब से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन ऑन करके सीधे नायरा की आंखों के सामने रख दी। फ़ोन की स्क्रीन पर रजनी की प्रोफाइल खुली थी, जहां वह अपने पति के साथ शादी के जोड़े में और हनीमून की अनगिनत तस्वीरों में बेहद खुश मुस्कुरा रही थी। साथ ही क्लाइंट मीटिंग के एग्रीमेंट्स पेपर्स के मेल खुले हुए थे। नायरा ने जैसे ही वो तस्वीरें और कागजात देखे, उसका पूरा शक, उसका सारा गुस्सा और सारा जहर एक ही सेकंड में बह गया। उसके हलक से एक बेबस दर्द भरी सिसकी निकली। उसने देखा कि सामने खड़ा वो फौलादी मर्द जो दुनिया के आगे कभी नहीं झुका। उसकी आंखों में सिर्फ नायरा के शक की वजह से आंसू छलक आए थे। माँ, माफ़ कर दो मुझे आर्यन। नायरा टूटकर बिखर गई। मुझे समझना चाहिए था। मुझे तुम पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। नायरा ने अपने दोनों हाथ आर्यन की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिए और अपना चेहरा सीधे उसके चौड़े फौलादी सीने में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने एक गहरी रात भरी सांस छोड़ी। उसने दीवार पर से अपनी पकड़ ढीली की और अपनी दोनों बाहों का मजबूत घेरा नायरा की पतली कमर के इर्द गिर्द कसते हुए उसे अपने सीने में पूरी तरह समेट लिया। उसकी हथेली नायरा की साड़ी से ढकी पीठ को बहुत ही नज़ाकत और प्यार से सहलाने लगी। पागल हो तुम। आर्यन ने उसके कान के पिछले हिस्से पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीमे से सरगोशी की। अगर मुझसे कोई गिला था तो मेरा सीना चीरकर पूछ लेती, पर कभी मुझसे दूर होने की बात मत सोचना। नायरा ने उसके सीने पर अपना सिर और कसकर भींच लिया। शक का वह भयानक तूफान अब थम चुका था और उस बंद कमरे की बर्फीली ठंडक में एक बार फिर उन दोनों के दिलों की तपन प्यार के एक नए मुकम्मल समंदर को जन्म देने के लिए तैयार थी। आर्यन के चौड़े फौलादी सीने पर सिर टिकाए नायरा की सिसकियां जब धीरे धीरे थमी, तो कमरे के सन्नाटे में सिर्फ उन दोनों की भारी गर्म सांसों की गूंज बची थी। आर्यन ने अपने हाथों से नायरा के भीगे गालों के आंसुओं को बहुत नज़ाकत से पहुंचा और उसकी कजरारी आंखों में झांका। उन आंखों में अब न कोई शक था, न कड़वाहट। वहाँ केवल एक सच्चा, असीम समर्पण और प्यार की चमक थी। अब भी रोगी या अपनी इस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो? आर्यन ने अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में धीमी सी शरारत खोलते हुए उसके कान के पास सरगोशी की। नायरा ने शर्म से लाल होते हुए अपनी पलकें झुका लीं और अपना चेहरा वापस उसके सीने की गर्माहट में छुपा लिया। आर्यन ने एक पल भी गंवाए बिना अपनी बाहों का घेरा कसा और नायरा को हवा में उठाते हुए सीधे मखमली बिस्तर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने नायरा को बड़े ही प्यार से बिस्तर पर बैठाया और मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद जब आर्यन लौटा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत मखमली डिब्बा था। उसने वह डिब्बा नायरा की गोद में रख दिया। यह क्या है? नायरा ने हैरत से डिब्बे को देखते हुए पूछा। तुम्हारी सजा का लिबास, आर्यन ने एक खूंखार मधुर मुस्कान के साथ कहा। इसे पहन कर आओ। आज की रात मैं अपनी नायरा को पूरी तरह अपनी रूह में उतारना चाहता हूँ। नायरा ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर गहरे बान रेड रंग की सैटिन की एक बेहद खूबसूरत रेशमी नाइटी रखी थी। उस मखमली कपड़े की बनावट इतनी नाजुक थी कि उसे देखते ही नायरा के गालों पर शर्म की सुर्ख लाली छा गई। वह बिना कुछ कहे उस डिब्बे को सीने से लगाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब नायरा कपड़े बदलकर बाहर आई तो कमरे का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। कमरे की लाइटें बुझ चुकी थीं और अब चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की मध्यम सुनहरी रोशनी में कमरा जगमगा रहा था। हवा में ताज़े लाल गुलाबों और चंदन की मनमोहक खुशबू घुली हुई थी। दीवार पर लगे म्यूजिक सिस्टम की एक बेहद धीमी, मदहोश कर देने वाली धुन तैर रही थी। उस पान रेड सैटन नाइटी में लिपटी नायरा जब आर्यन के सामने आई तो आर्यन की सांसें वहीं थम गईं। वह रेशमी कपड़ा नायरा के गोरे तरासे हुए जिस्म से दूसरी त्वचा की तरह चिपका हुआ था। उस नाइटी की एक पतली सी डोरी उसके नाजुक गोरे कंधे से खिसककर आधी बाजू तक आ गिरी थी, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और कॉलर बोन पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी थी। नाइटी का घेरा उसके घुटनों से ऊपर सरक गया था और मोमबत्ती की सुनहरी रोशनी में उसकी गोरी रंगत सुलगते अंगारे जैसी दमक रही थी। आर्यन अपनी भारी चाल से चलता हुआ उसके करीब आया। उसने नायरा की कांपती हथेलियों को अपने हाथों में थामा। तुम जानती हो नायरा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी वीरान जिंदगी को
उसकी मंजिल मिल गई हो। आर्यन की आवाज़ में बेपनाह गहराई थी। और मुझे लगता है कि इस खूंखार कैद में आकर ही मेरी रूह आज़ाद हुई है। नायरा ने अपनी भीगी मुस्कुराती आंखों से सीधे आर्यन की आंखों में देखा। आर्यन ने अपने गर्म सख्त होंठ नायरा के माथे पर टिका दिए। फिर बहुत ही आहिस्ता से अपनी उंगलियों के पोरों से उसके कंधे से खिसकी हुई उस रेशमी डोरी को छुआ। उस एक स्पर्श ने नायरा के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ा दी। नायरा ने अपनी दोनों मुलायम बाहें आर्यन की गर्दन में डाल दी और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। कमरे की एसी की ठंडक और मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी के बीच उन दोनों के दिलों की तपन ने हर बची हुई दूरी को भस्म कर दिया। उस रात नफ़रत की राख पर एक मुकम्मल अमर प्रेम कहानी लिखी जा चुकी थी। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती सुनहरी धूप ने कमरे को एक नई रोशनी से भर दिया। सफ़ेद चादरों की सिलबटों के बीच नायरा आर्यन के खुले चौड़े सीने पर अपना सिर रखी सुकून की नींद सो रही थी। आर्यन की एक मजबूत बाँह नायरा की खुली कमर पर थी और उसकी उंगलियां नायरा के बिखरे काले बालों से खेल रही थीं। उठ जाओ मेरी जान, आर्यन ने उसके कान के पास झुककर बहुत प्यार से फुसफुसाया। नायरा ने अपने दोनों हाथों से आंखें मलते हुए खोली और आर्यन के चेहरे पर खिलती वो सुकून भरी मुस्कान देखी। उसने हल्के से मुस्कुराकर अपना चेहरा उसके सीने में थोड़ा और भींच लिया। यह सुबह उनके नए खूबसूरत जीवन की पहली सुबह थी। कुछ महीनों बाद हवेली का माहौल आज खुशियों और फूलों की महक से सराबोर था। लॉन में खिली गुनगुनाती धूप में नायरा एक खूबसूरत ढीले अनारकली सूट में सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मातृत्व की चमक थी। उसका एक हाथ अपने उभरे हुए पेट पर था, जहाँ एक नन्ही सी जान पल रही थी। तभी ऑफिस से लौटते ही आर्यन ने अपने कोट को एक तरफ रखा और बिना किसी की परवाह किए सीधे नायरा के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना माथा बड़ी ही प्यार से नायरा के पेट पर टिका दिया। आज हमारा छोटा मेहमान अपनी माँ को ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा था? आर्यन ने नायरा की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिल्कुल अपने पापा पर गया है, अभी से अपनी मर्जी चलाने की जिद करता है। आर्यन धीरे से हंसा और उसने आगे बढ़कर नायरा के माथे को चूमा। उसने नायरा की हथेली को अपने दोनों हाथों में थामकर अपने सीने से लगा लिया। शहर का वो सबसे खूंखार डॉन जिसने कभी बंदूकों और खौफ की जुबान में बात की थी, आज अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे के सामने पूरी तरह समर्पित एक सच्चा रक्षक और वफादार जीवन साथी बन चुका था। गलतफहमियों और नफ़रत के तूफानों से गुजरकर उनकी यह खूंखार कैद अब मोहब्बत के सबसे खूबसूरत महकते हुए आशियाने में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आर्यन और नायरा की कहानी मोहब्बत की आरज़ू। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।